अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। फरमाइश थी इमरान वसीम की, जो कि पता है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दरमियान मौजूद होता है और एक एक नोट कर रहा होता है आर्गूमेंट, चूंकि इस मरहले में जस्टिस काजी फातिमा का केस दाखिल हो चुका है। आगे चलने से कहो इससे भी लेकिन मैं बता दूं अब, मैं वक्त से पहले बताता हूँ। वो नजरसानी के ऊपर वो जजेस अपना एक फैसला जो भी दें, ये नजरसानी डिसमिस होनी है और मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही जाना है। और उसके साथ वजह क्या है, वो का जो जवाब है उसने बहुत कुछ बता दिया। अगर वो 3 सवालों का जवाब फौरी तौर पर दे देते तो मेरा ख्याल है कि शायद काम क्लियर हो जाता है। इसका मतलब है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरी जाती राय के मुताबिक जस्टिस काजी फाइसा का केस देखेगी। इसके लिए मैंने अलहदा वीलॉग किया है। तो इस हम आज की इस प्रोग्राम में सिर्फ जो कोर्ट के अंदर हेयरिंग हुई है उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वैसे तो वो शहद की बोतलों का बड़ा जिक्र होता रहा, आपको पता है शहद तो बहुत जिक्र होता रहा, वो मैं जरूर पूछूंगा इनसे, इमरान वसीम से। इमरान ये तो बताइए, ये सिर्फ खाली शहद की हद तक, बाकी नहीं पूछ रहा, ये शहद का तस्करा कहां से आ गया? शहद के तस्करे से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सदीक भाई, आपने अपने यूट्यूब चैनल पे एक मर्तबा फिर मुझे इनवाइट किया। लेकिन जिस तरह से आज आपने अपने प्रोग्राम का इंट्रो दिया है, मुझे तो आप 10 रुकनी बेंच के सरबराह नहीं बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच लगे हैं, क्योंकि आपने तो अपने इंट्रो में कह दिया कि नजरसानी की दरखास्तें खारिज हो जाएंगी। अभी तो गेम का आगाज हुआ है, हुकूमत के वकील ने अभी दलाइल देने हैं, लेकिन मैं तो अभी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं करूंगा। लेकिन शहद वाली जो आपने बात की है, ये कल की कार्रवाई से मुंसलिक पैविस्ता ये एक चीज है। आपको पता है कि कल अदालत ने 3 सवाल रखे थे कि जस्टिस काजी फाइसा के सामने कि आपकी अहलिया के जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, 3 सवाल पूछे गए उन फॉरेन करेंसी अकाउंट के हवाले से। और जस्टिस उमरता बंदयाल ने जस्टिस काजी फाइसा से ये कहा कि आप इन तीनों सवालों का जवाब दे दे। तो ये सवाल सुनने के बाद जस्टिस काजी फाइसा ने फौरी तौर पे तो कह दिया कि ये जवाब मैंने अभी देने हैं तो अभी दे देता हूं। लेकिन जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि नहीं, आप आज नहीं, कल इन सवालों का जवाब दे दें। तो कल की समाअत के बाद आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस समाअत का आगाज हुआ, नजरसानी केस पर समाअत का आगाज हुआ, तो आज जाहिर सी बात है जस्टिस काजी फाइसा ने इन 3 सवालों का जवाब देना था। लेकिन उन्होंने जवाब देने की बजाय अदालत के सामने खड़े होकर ये कहा कि अदालत ने जो सवाल पूछे हैं उन सवालों का तहरीरी जवाब जो है अदालत में जमा कराएंगे। और वह जवाब भी जमा करा दिया गया, उस जवाब की एक कॉपी हमें भी मिल गई। और उस जवाब में जब पढ़ा गया तो तीनों के तीनों सवालों का जवाब देने से जस्टिस काजी फाइसा ने इनकार कर दिया। और वही बातें जो बेंच में बैठे हुए जजेस कर रहे हैं कि नजरसानी केस की समाअत के दौरान हम अपने अदालती फैसले का जायजा ले सकते हैं। सब्सिक्वेंट जो भी डेवलपमेंट हुई है एफबीआर में, जो आपके लंदन फ्लैट्स की तहकीकात हुई है, इंक्वायरी हुई है, जो कमिश्नर है एफबीआर के, उन्होंने आपको बुलाया है, आपको हेयरिंग का मौका दिया है, उन बातों का हम जायजा नहीं ले सकते। अगर हमने जायजा लेना है तो आपकी नजरसानी की दरखास्तों पर जो फैसला है जिसे आपने चैलेंज किया है रिव्यू पिटिशन में, सिर्फ उसका जायजा ले सकते हैं और आपने निशानदेही करनी है कि हमारे फैसले में गलती क्या है, एरर क्या है। तो उसी बात की तरह का जवाब दिया गया है जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से अदालत के इन 3 सवालों का। वैसे आज की अदालती कार्रवाई को भी 3 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। पहले हिस्से में मैं यहाँ हामिद रोकूंगा, खान की मैं यहाँ रोकूंगा, मैं अभी ना, मैं उस शहद का जवाब तो आ गया ना, मैं शहद सिर्फ का इस शहर जवाब, में इंटरेस्टेड हूँ, बोलो शहर का बताया जरा। वो शाहिद का जवाब भी तो आ जाए ना। 3 हिस्सों में है, एक हामिद खान साहब की जो आर्गुमेंट्स हुए, दूसरे हुकूमती वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो दलाइल दिए, और तीसरी आपकी शहद वाली बात जो जस्टिस काजी फाइसा ने आज अदालत में अपना जवाब जमा कराया। क्योंकि आज कल रोजे ज्यादा है, लगता ही है कि आपकी शहद के साथ कुछ ज्यादा दिलचस्पी लग रही है, आप मजे लेने चाह रहे हैं शहद की बोतल की, ये वो वाली शहर शहद की से बोतल हमारी पुरानी दोस्ती है, आपको पता है शहर से पुरानी दोस्ती है। नहीं, असल में ये वो वाली शहद की बोतल नहीं है। ये जस्टिस उमरता बंदयाल के जो अपने अपना फॉर्म है, उनके फॉर्म की शहद की बोतल थी, जो जस्टिस उमरता बंदयाल ने जस्टिस काजी फाइसा को भेजी, बतौर तोहफा भेजी। लेकिन जस्टिस काजी फाइसा ने लेने से इनकार कर दिया और इस बात का जिक्र किया जस्टिस काजी फाइसा ने अपने जवाब में। ये भी आपको बताऊंगा कि इस बात का जिक्र क्यों किया गया शहद की बोतल का। लेकिन उससे पहले तीनों सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि नाज़रीन सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि तीनों सवालों का जवाब देने की बजाय जस्टिस काजी फाइसा का मौकफ क्या है। जस्टिस काजी फाइसा ये कह रहे हैं और उनकी अहलिया भी इंडोर्स कर रही हैं जस्टिस काजी फाइसा के इस जवाब को
कि जो एफबीआर की रिपोर्ट है, लगता यह है कि जो तीनों सवाल जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से पूछे गए हैं, उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर उस रिपोर्ट को जस्टिस काजी फाइसा ने पढ़ा है और उस रिपोर्ट में से ये 3 सवाल जो है पूछे गए हैं। जस्टिस काजी फाइसा ये कह रहे हैं क्योंकि हम एफबीआर की रिपोर्ट को अहमियत नहीं दे रहे, उसकी कोई वक़्त नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो लिहाजा इन तीनों सवालों का हम एक तो जवाब इसलिए नहीं देना चाहते कि अगर इन तीनों सवालों का जवाब देंगे तो इससे हमारा जो मुकदमा है, जो हमारे राइट्स हैं, वो अफेक्ट हो सकते हैं। और अगली बात ये की गई है कि अदालत को भी एफबीआर की रिपोर्ट से इन तीनों सवालों को नहीं पूछना चाहिए था। और उसके आगे चल के आपको कल याद होगा कि जैसे सुमरता बंदयाल ने जस्टिस काजी फाइसा के साथ एक मुलाकात का जिक्र किया, उस मुलाकात की क्लैरिफिकेशन की है जस्टिस काजी फाइसा ने अपने इस जवाब में। जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि मैंने कभी भी अपने केस को लेके जस्टिस सुमरता बंदयाल के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं की, किसी किस्म की मुलाकात नहीं की। इवन जस्टिस काजी फाइसा अपने जवाब में ये भी कहते हैं कि वो जो अदालती ब्रेक होता है, जो 11 बजे वक्फा लिया जाता है, उस वक्फे के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जहां पर टी रूम में जाकर बैठते हैं, वहां पे चाय पीते हैं, रिसेस करते हैं, जो भी करते हैं, मैं वहां पर नहीं जाता जब से ये मुकदमा मैंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हुआ है। जस्टिस काजी फाइसा अपनी पोजीशन को इस तरह से भी क्लियर करते हैं कि मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि जब मेरा मुकदमा जिन जजेस के साथ से सामने चल रहा है, मैं उनके साथ बैठूं, वहां पर जाके गपशप करूं, बातचीत करूं या उनके साथ बैठ के चाय पीऊं। लेकिन शाहिद का जिक्र इस तरह से किया कि जैसे सुमरता बंदयाल ने अपने फार्म हाउस की शहद की एक बोतल मुझे भेजी थी, लेकिन मैंने लेने से इनकार कर दिया, शुक्रिया के साथ इनकार किया। और जब से मेरा मुकदमा चल रहा है, मेरी जजेस के साथ प्राइवेट किसी किस्म की इंटरेक्शन नहीं है, फैमिली के तौर पर भी और उसके अलावा भी। ये आपके शायद का जवाब होगा। अब आप पूछ सकते हैं अदालती कार्रवाई के हवाले से, क्योंकि ये अच्छा, अदालती मैं बुनियादी तौर पर अब आपसे आऊंगा। हामिद खान साहब को मेरा ख्याल है आज तारीफ की कि कानूनी दलाइल सुन रहे हैं। अभी तक तो आपके सामने है ना, कानूनी दलाइल तो होते ही रहे और माहौल तल्ख और गर्म रहा। वो बुनियादी तौर पर, यानी एक जज ने बतौर साहिल, आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि आज की हियरिंग और पुरानी हियरिंग में यही फर्क रहा होगा कि पुरानी हियरिंग में 80% की बातें होती रही और 20% शायद कोई लीगल आर्गूमेंट हुए। आज जो हामिद खान साहब ने दलाइल दिए हैं, आप क्या समझते हैं कि नजरसानी के पैरामीटर में उन दलाइल की कोई फौकियत रही आज? देखिए, जो दलाइल दिए हैं हामिद खान ने, उन्हें उन दलाइल को एप्रिशिएट किया गया है जस्टिस सुमरता बंदयाल की जानिब से। लेकिन साथ-साथ जस्टिस सुमरता बंदयाल जो आर्गुमेंट्स हामिद खान कर रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि आपने अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं नज़रसानी के इस मुकदमे की समाअत के दौरान फैसले पर नज़रसानी करने के लिए। लेकिन आप जो पॉइंट्स उठा रहे हैं, जिन पॉइंट्स का आप ज़िक्र कर रहे हैं, इसे आप थ्रेश आउट भी करें, मज़ीद एलैबोरेट भी करें, समझाने की कोशिश करें, ताकि जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो अदालत की समझ में आ जाए। क्योंकि आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले तो हामिद खान ने अपने बुलेट पॉइंट जो है वो अदालत में पेश किए और हामिद खान का ये कहना था कि यही मेरे बुलेट पॉइंट्स आप ले लें और इसी पर ही इक्तफा करें और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जैसे सुमरता बंदयाल ने कहा कि बुलेट पॉइंट से आप जो बात कहना चाहते हैं, हमारी समझ नहीं आएगी कि आपका नुक्ता क्या है, आपका पॉइंट क्या है। तो आप अपने आर्गुमेंट शुरू करें, अदालत को समझाएं आप अपने बुलेट पॉइंट के हवाले से। जस्टिस काजी फाइसा ने एतराज किया कि वक्त थोड़ा है तो उनके बुलेट्स पॉइंट ले लें और हुकूमत के वकील को दलाइल देने का आप कहें कि वो हुकूमत का वकील आए, जो है वो अपने दलाइल का आगाज करे। लेकिन जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कहा कि हमें इस केस को कंक्लूड करना है। जस्टिस जो मंजूर मलिक, आपको पता है कि 30 अप्रैल को रिटायर्ड होने जा रहे हैं। तो जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कहा कि हमारी कोशिश है, हमें ज्यादा लंबा भी बैठना पड़ा, यानी अगर 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे से ज्यादा भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, इस केस को कंक्लूड करेंगे। हामिद खान ने जो दलाइल दिए हैं, दलाइल देने के बाद उन्होंने एक नुकता ये उठाया कि फैसले के पैराग्राफ, जो पहले 3 पैराग्राफ है, हमारा उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन पैराग्राफ नंबर 4 से लेके 11 तक हमारा एतराज है। उनके चंद चींदा-चींदा दलाइल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। हामिद खान ने कहा कि एक तो एफबीआर को डायरेक्शन नहीं कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट विद टाइमलाइन, मतलब टाइमलाइन के साथ, डेडलाइन के साथ, कि कितने दिन के अंदर आप नोटिस जारी करेंगे, कितने रोज में इंक्वायरी को मुकम्मल करेंगे और फिर कितने दिन के बाद वो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आएगी। एक तो सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म नहीं दे सकती थी, सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म गैर कानूनी है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दूसरा पॉइंट उठाया गया कि जस्टिस काजी फाइसा के जो अहलिया हैं, जो बच्चे हैं, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का सब्जेक्ट नहीं है, उनके एहसासों का जायजा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं ले सकती और जो रिपोर्ट है वो उनकी अहलिया के एहसासों के हवाले से है और उस रिपोर्ट का भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो जायजा नहीं ले सकती। और एक पॉइंट ये उठाया गया
कि सो मोटो अख्तियार तो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि रिपोर्ट जो है जमा कराई जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसका जायजा ले, तो ये डायरेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती थी। अगर कोई कंप्लेनेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेंट देता है तो उसका जायजा लिया जा सकता है। आर्टिकल 209 के तहत किसी जज को टेन्योर के हवाले से जो प्रोटेक्शन होती है, वो प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म के जरिए खत्म कर दी है। लेकिन जस्टिस अमृता बंदयाल के रिमार्क्स भी बड़े दिलचस्प भी थे, बड़े मानीखेज भी थे, बड़ी वैल्यूएबल भी थे। जस्टिस अमृता बंदयाल ने एक तो ये कहा कि ये आमदन से ज्यादा असासजात का मुकदमा भी है, और जब आमदन से ज्यादा असासजात का मुकदमा हो तो ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ ताल्लुक नहीं रहता, उसमें उनके बच्चे भी आ जाते हैं। जस्टिस अमृता बंदयाल ने अपने दलाइल में भी कहा कि क्या रेफरेंस कलदम होने के बाद जब हम 19 जून को रेफरेंस कलदम करार दे दिया तो उसमें जो हकाइक बयान किए गए थे लंदन की प्रॉपर्टीज के हवाले से, क्या वो हकाइक भी खत्म हो गए? और इसी के साथ साथ जस्टिस अमृता बंदयाल ने कहा कि हर शहरी का हक है वो जायदाद खरीद सकता है, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी, लेकिन जब पब्लिक ऑफिस होल्डर जायदाद खरीदेगा तो उसकी प्रॉपर्टी खरीदने में और आम शहरी की प्रॉपर्टी खरीदने में फर्क होगा। सच को सामने लाना चाहिए और किसी चीज को नहीं छुपाना नहीं जाना चाहिए। लेकिन जस्टिस अमृता बंदयाल ने एक और बात भी की कि खुशकिस्मती है कि ये करप्शन का मुकदमा नहीं है, लेकिन सरीना ईसा ने एतराफ किया है कि पैसा जो किया गया है उनके अकाउंट से की गया है। मोहतरमा के अपने वसाइल भी हैं, मोहतरमा ने अपने बैंक अकाउंट के जरिए पैसा भेजा है। लेकिन आखिरी जो बात जस्टिस अमृता बंदयाल ने की कि क्या जजेस को इस्तिस्ना हासिल है, जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनका जो एहतसाब का मयार है, क्या जजेस का एहतसाब का मयार उससे मुख्तलिफ होना चाहिए? जजेस भी सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आते हैं, और जस्टिस अमृता बंदयाल का ये भी कहना था कि अवामी एतमाद के लिए मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि जजेस का जो कंडक्ट है वो सरकारी मुलाजमीन से बालातर होना चाहिए। इस जगह पर हामिद खान साहब के जो दलाइल थे वो खत्म हो गए, और खत्म जब दलाइल हुए तो जस्टिस अमृता बंदयाल ने कहा कि बड़े तवील अरसे के बाद हमने कानूनी नुकात के ऊपर बड़े मुफस्सल, बड़े जामा दलाइल किसी वकील से सुने हैं। हम आपको कम्प्लीमेंट करते हैं, ना सिर्फ मैं करता हूं बल्कि बेंच के सारे जजेस आपको कम्प्लीमेंट करते हैं। और इसके बाद जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने एक बात की, और लगता यह है कि वो निशाना उस बात का जो है वो जस्टिस काजी फायज थे। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि एक वकील, यही फर्क होता है एक वकील और किसी दरखास्त गुजार के दलाइल देने में, यानी जिस तरह से उन्हें दलाइल दिए हामिद खान ने और अदालत ने उन्हें सलाह दी, तो शायद निशाना जो है वो नहीं, शायद का सुना आगे देखे ना, देखे मैं बताऊं इमरान, शायद का तो नहीं है ना। बुनियादी तौर पर जो मैंने बात कह दी है कि आप वहां देखें, आप वहां मौजूद रहे हैं। जस्टिस काजी फैसल ने बतौर साइल आज तक जितने दलाइल दिए आप खुद बता दें, यानी मजाक उड़ता रहा यहाँ पर, बड़ी क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करते रहे हैं, बाहर बहुत कुछ बातें हुई हैं और उसका फायदा उन्हें कुछ नहीं हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, आपको एक बड़ा बड़ा मजेदार सवाल जो है यह, और ये कहा जैसे हामिद खान ने दलाल देगा कि आर्टिकल 209 का इतलाक नहीं होगा जब बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका मतलब है वो डिस्क्रिमिनेट करना चाह रहे हैं ना। देखिए ना, पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है इमरान, याद रखिएगा, सेक्शन 9 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस के तहत पब्लिक ऑफिस होल्डर के बच्चे, स्पाउस, आपके एसेट बियॉन्ड मीन, वो 12 के करीब जराइम हैं जो फौजदारी हैं। ये सिविल प्रोसीडिंग नहीं है। 209 के अंदर भी एक तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग की एक शक्ल है, क्वासी क्रिमिनल कह सकते हैं। तो अगर आप इनकी इस दलाइल को मान लिया जाए कि 209 में, इसका मतलब है आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दी। आम पब्लिक ऑफिस होल्डर इज आंसरेबल टू नैब, और आपने जजेस को निकाल दिया। हालांकि आर्टिकल 209 के तहत जजेस को अलहदा क्लास रखने का मकसद अदलिया की आजादी है, वरना तो नैब का जो ऑफिसर उठेगा नोटिस दे देगा जजेस को ब्लैकमेल करने के वाले से, प्रेशर डालने के वाले से, हुकूमत वक्त में जिस तरह नैब को किसी दौर में इस्तेमाल करते रहे वो होता रहेगा। तो 209 के आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में, और ये भी बात जस्टिस अमृता बंदयाल ने भी क्लियर कर दी है कि पैरामीटर्स को सामने रख के अगर मिसाल के तौर पर कहें कि ये बच्चों के यानी एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि कल की दलाइल को अगर मान लिया जाता है, इस बात को सामने रखकर अगर वो 3 सवालों का जवाब दे रहे थे तो इसका मतलब है मनी ट्रेल मौजूद है। अब 3 सवालों का जवाब ना देने का मकसद यही है कि मनी ट्रेल, या आपने फॉरेन करेंसी के अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। यानी एक सवाल आप तारीख में लेके जाने लगा हूं, वो ये रहा कि मेरी जसूसी होती रही, मेरा डाटा इकट्ठा किया। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखने लगा हूं। यानी मुझे पता चला कि जनाब साथ वाले घर में ना एक लाश दबी हुई है। मैं दीवार फलांग कर चला जाता हूं अंदर, और जाके मैं खोद के मैं लाश निकाल लेता हूं। तो मुझ पे कहा जाएगा कि तुमने ट्रेसपास किया है, तुमने जसूसी की है।
असल तो इश्यू वो मुकदमा बढ़ाया जाए, वो लाश वहां से बरामद हुई है। तो जो यहाँ जो मसला है, यहाँ मसला बड़ा सीधा सा है इमरान। वो क्या है कि वो मनी ट्रेल, वो पैसा वाइट है, अकाउंट में जमा करा देने का इशू नहीं है। आपने उस पर टैक्स दिया है, वो पैसा आपके पास था जो आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कराया। तो 209 के आर्टिकल के हवाले से आप क्या समझते हैं, जज साहिबा ने ये बात मान ली इस बात की पब्लिक ऑफिस होल्डर के कॉन्टेक्स्ट में? अजहर भाई, आज हामिद खान के दलाइल खत्म होने के बाद जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल का आगाज हुआ आमिर रहमान साहब का, उन्होंने भी यही बात की कि ये जो अदालत में बात की जाती है कि सरीना ईसा को मौके पेश करने का मौका नहीं दिया गया, अदालत ने उन्हें वीडियो लिंक के जरिए बुलाया। अदालत ने ना सिर्फ वीडियो लिंक के जरिए बुलाया बल्कि फॉल्टी ना होने के बावजूद उन्हें मौके पेश करने का मौका भी दिया गया। और आमिर रहमान ने ये भी कहा कि अदालत के पास वसी अख्तियारात हैं, आर्टिकल 184(3) के तहत, आर्टिकल 187 के तहत अदालत ऐसा हुक्म दे सकती थी कि एफबीआर इस सारे मामले की तहकीकात करे, प्रोब करे कि लंदन की प्रॉपर्टीज किस तरह से खरीदी गई हैं। और आमिर रहमान ने एक बात की और निशानदेही की कि सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा चल रहा था तो अदालत में ये भी कहा जा रहा था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इस मामले का जायजा नहीं ले सकती। ये इनकम टैक्स के सेक्शन 116 का मुकदमा है, तो लिहाजा एफबीआर को कार्रवाई करने दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही किया, इस मामले को एफबीआर के पास भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट अगर ना भी भिजवाती तो एफबीआर खुद भी इस मामले का नोटिस ले सकता था। तो यहाँ पर जो बात की जा रही थी कि एफबीआर को कार्रवाई करने दी जाए, अब एफबीआर ने तहकीकात कर दी है तो इस पर रिव्यू किस तरह से हो सकता है। यहाँ पर भी जस्टिस काजी फाइसा ने बीच में बात करने की कोशिश की, अदालती कार्रवाई में अपना नुक्ता बयान करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जस्टिस मंजूर मलिक का जो आप कह सकते हैं कि बड़ा हौसला है, और उन्होंने जस्टिस काजी फाइसा से ये कहा, बल्कि हाथ जोड़ लिए, दोनों हाथ कमरे अदालत में जोड़ लिए जस्टिस काजी फाइसा के सामने, और उनसे ये कहा कि पहला दिन है कि सुप्रीम कोर्ट की समाज जो है बड़े पुरसुकून अंदाज से, बड़े काम वे में जो है आगे बढ़ रही है, तो मेहरबानी करें जो है इस मुकदमे की समाज को आगे चलने दें पुरसुकून अंदाज के साथ। कोई तो कम अज कम ऐसा दिन हो जिसमें बदमजगी ना हो, आपकी मुदाखलत ना हो, कोई तो ऐसा दिन रहने दें। अच्छा, तो उसके बाद एक चीज और बता दूं आपको। यहाँ वो टैक्स हकाम के हदायत के हवाले से जब बात आई कि, और इस पे जस्टिस यहया फरीदी ने कहा इंतहाई हसास केस था, इसलिए अदालत ने डेडलाइन दी। एफबीआर को डेडलाइन देना कोई गैर कानूनी हुक्म नहीं है। तो बेंच ने तो ये चीज भी क्लियर कर दी ना यहाँ तक। और टैक्स के ऑफिसर्स के पास बड़ी जबरदस्त आपने बात की आप, क्योंकि टैक्स कवानीन को मैं समझता हूँ ना, कि अगर तो जस्टिस सरीना ईसा साहिबा ने टैक्स में डिटेल रिटर्न दी हुई थी, एक बात तो वाज़ेह आ गई, रिटर्न नहीं दी उसे, उन्होंने ये प्रॉपर्टी भी डिक्लेयर नहीं की हुई थी। उन्होंने या तो ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर की होती, और प्रॉपर्टी भी डिक्लेयर नहीं थी, रिटर्न भी नहीं दी थी, वेल्थ स्टेटमेंट में, वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर भी चीजें मौजूद नहीं थी। तो इनकम टैक्स के पास तो एक उनके लिए फेयर ट्रायल था, मौका था कि वो जाके एस्टेब्लिश करते कि मेरे पास पैसे थे, मेरे पास सरमाया था, जो प्रॉपर्टी खरीदी की है मेरा जाती, और वो जाती सरमाया लिंक करना था, ये वाइट था। तो वो तो आज आप अंदाजा लगाए कि ये जो क्या कह के रिपोर्ट खुद मंगवाई। आपको पता है कि कल की हिस्ट्री में आपने खुद बताया था कि वो रिपोर्ट खुद मंगवाई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से। आज वो कह रही है कि रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। आप क्या समझते सारे मसले में, ये क्या किया उन्होंने आज? नहीं 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 नहीं, वो ये अदालत से कह रहे थे कि हमने सिर्फ यही निशानदेही की कि हमने रिपोर्ट मांगी एफबीआर से, हमें नहीं दी गई, और यही नुक्ता हमने अदालत के सामने उठाया, और हमें रिपोर्ट की कॉपी अगर अदालत ने देनी थी तो सिर्फ हमें कॉपी फराहम की जाए। ये बात कर रहे हैं कि जजेस उस रिपोर्ट को ना पढ़े, बेंच के जो जजेस हैं उस रिपोर्ट को ना देखें, उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, ना सिर्फ जजेस ना देखें बल्कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जजेस को भी नहीं देखना चाहिए। सरीना ईसा ये कह रही है कि ये मेरा और एफबीआर का मामला है, मेरे अकाउंट्स हैं, मेरे टैक्स गोशवारे हैं, तो इसे कोई तीसरा शख्स देख नहीं सकता, ये मेरी अपनी मालूमात हैं अपने माली मामलात के हवाले से। यही रुकिएगा। आपने खुद पॉइंट उठाया और कहा कि आपको रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली, और अब आपको रिपोर्ट की कॉपी दे रहे हैं और आप उसी में से आर्गुमेंट्स भी कर रहे हैं। तो जब आप आर्गुमेंट्स करेंगी तो उसकी कॉपी जजेस के पास भी होनी चाहिए, लेकिन जस्टिस काजी फाइजा और सरीना ईसा ने वो कॉपी लेने से इनकार कर दिया, और आज के जवाब में ये लिखा है कि अगर इस रिपोर्ट को, एफबीआर की रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है तो जो हुकूमती मिनिस्टर हैं, जिसमें नाम लिया गया है फवाद चौधरी का, शहजाद अकबर का, फिरदौस आशिक अमान का, और एक निजी चैनल के जो एंकर्स हैं, समी इब्राहिम हैं, हमारे सीनियर भी हैं, दोस्त भी हैं, उनका नाम लिया गया कि अगर ये अदालती रिकॉर्ड पे आ जाती है तो फिर इसको वो जिस तरह से इस्तेमाल करेंगे, यकतरफा तौर पे प्रोपोगंडा करेंगे। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि यकतरफा जो है हमें मलाइन किया जाए, या जिस तरह से हमारे
जी जी। एक बात तो फिर एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई ना यहाँ, जब आपको उस रिपोर्ट के हवाले से, रिपोर्ट आपने खुद मंगाई और ऑर्डर का इंटरम, अदालत का इंटरम ऑर्डर मौजूद है कि जिन्होंने रिपोर्ट को इस रिकॉर्ड का हिस्सा बकायदा तलब किया, और ये तो अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना, उस पर आपने आर्गूमेंट भी कर दिए। अब कहा जाए आज आपके कहने या ना कहने से तो नहीं, आप तो डायरेक्शन फर्क कोई नहीं पड़ता, सिंपल सा इशू था। इसका मतलब तो बड़ा क्लियर हो गया ना कि जो ऑर्डर दिया था 19 जून को एफबीआर को करने का, वो ऑर्डर कंप्लाई हो गया, रिपोर्ट प्रूडेंशियल काउंसिल के पास आ गई। तो नजरसानी किस बात की है नहीं, जी? नजरसानी हो सकती है, नजरसानी हो सकती है, नजरसानी होने के बावजूद भी रिपोर्ट तो अपनी जगह पे मौजूद रहेगी, रिपोर्ट तो कहीं खत्म नहीं होगी ना। रिपोर्ट को कलअदम कर देंगे, उसके बावजूद भी एफबीआर इन तमाम पैरामीटर्स के ऊपर, इन तमाम फुटप्रिंट्स के ऊपर तहकीकात कर सकता है। सरीना ना ईसा साहब का बता सकता ना है। ना एक ना, और ना, बात कर रहा हूँ, एक और बात कर रहा हूँ, ये अगर फैसला रिव्यू भी हो जाए तो रिपोर्ट तो किसी ना किसी शक्ल में मौजूद रहेगी। अगर रिपोर्ट को क्वैश कर दें, सेटिसाइज कर दें, तो इन पैरामीटर्स के ऊपर, जिन फुटप्रिंट्स के ऊपर एफबीआर ने अब तहकीकात की है, आगे भी तहकीकात कर सकता है। और वो फिर तहकीकात अगर सरफेस पे आती है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उस पे आज खुद नोटिस भी ले सकती है। कोई कंप्लेनेंट आप जैसा दरखास्त दे सकता है, उस रिपोर्ट को जवाब बनाकर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर सकता है, कंप्लेंट दायर कर सकता है। तो ये मामला खत्म होने वाला नहीं है, ये मामला किसी ना किसी तरह से मुझे लगता है कि नजरसानी एक्सेप्ट भी हो जाए, ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए यहाँ जो बात आपने कही है ना, मैं फिर वो, चूंकि मैंने आपको वो एग्जांपल इसीलिए दी थी, ये सिविल लायबिलिटी का इशू नहीं है, आपने टैक्स उस पर दिया है। और इसकी मिसाल में जरा और नाज़रीन जो कि सुन रहे हैं, हमारा प्रोग्राम ज्यादा लंबा हो गया है वक्त से ज्यादा, लेकिन ये क्लियर करना बड़ा जरूरी है। मैं स्मगलिंग करता हूँ, या मैं चोरी डकैती डाल देता हूँ, या मैं काम करता हूँ कि मैं जो है ना अपना ड्रग्स बेचता हूँ, और मैं जाकर इनकम टैक्स के दफ्तर में मैं जाता हूँ, मैं इनकम टैक्स में और उसकी आमदन मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। अब जो आप इससे क्या, जो मेरी क्रिमिनल एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा, उससे क्या वो वाइट हो जाएगा, यानी वो खत्म हो जाएगा? जो मेरी डकैती मारना, या मेरी चोरी करना, या मेरे ड्रग्स बेचना, वो खत्म हो जाएगा? वो उससे टैक्स का आपका मामला अपनी जगह हो, ये इशू तो है ही नहीं। और ये सुप्रीम काउंसिल के सामने पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से ये नहीं है कि आपने टैक्स दिया या नहीं दिया, ये केस तो कभी भी नहीं था और ना ये है। तो इसलिए आम नाज़रीन के लिए भी ये क्लियर करना बड़ा जरूरी है। यही फर्क है कि सिविल लायबिलिटी अपनी जगह पर मौजूद है, वो टैक्स के हवाले से उसमें लिमिटेशन आएंगी। उसमें तो ये बहाना बनाती है ना कि 5 साल से पीछे आप जा नहीं सकते, तो 5 साल से पहले का रिकॉर्ड है सारा। तो क्रिमिनल लायबिलिटी तो 1985 है। जस्टिस अफसर जवेद गुराल आपका अगर फैसला पढ़ लें जो शहबाज शरीफ के हवाले से, उन्होंने ये क्लियर किया है 1 जनवरी 1985 की डिक्टेट को। तो जहां तक ये बात है टैक्स वाला, ये टैक्स का इशू है नहीं, टैक्स करे या ना करे, टैक्स का तो कंसर्न ही नहीं है इस वाले में। इस मामले में बड़ा सीधा सा मामला है। मामला सीधा ये है कि वो जो पैसा है, वो पैसा कहां से आया, उसका मनी ट्रेल क्या, मनी ट्रेल तो अभी तक नहीं दे सके। मौका अच्छा था, 3 सवाल पूछे थे कोर्ट ने, वो दे रहे थे तो बात खत्म हो जाती। इसका मतलब क्या है, आज नहीं जवाब दिया उन्होंने, जवाब नहीं दिया तो बात खत्म होगी, मैं तो समझता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि नजरसानी की दरखास्त जो मेरी नजर के मुताबिक वो खारिज होनी, यानी है क्या क्या इसके अंदर। और आज मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास जाना है, वो देखेगा। ये मेरी जाती राय है इस हवाले से। चले, आपका प्रोग्राम भी इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन जाते जाते आपकी वीडियो का थंबनेल मैं बता देता हूं। आपने थंबनेल ये बनाना है और इस बात को आपने वीडियो में शामिल भी करना है। जस्टिस काजी फाइसा केस की समाअत एडवोकेट अजहर सदीक ने बड़ा एतराफ कर लिया। हाँ, मैं स्मगलिंग करता हूँ, मैं ड्रग्स का धंधा करता हूँ। ये आपका जो है वो थंबनेल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने इस बात को बाल लिया कि अगर स्मगलिंग और डकैती और ये सारा ड्रग्स बेचना, ये धंधा जो है ना काला धंधा है, मैं टैक्स दे भी दूं तो बचत नहीं है उसकी, टैक्स में आमदन तो मेरी हो जाएगी, उसकी मेरी नाजरीन उस अमल की मेरी अलहदा जवाबदेही है, अलहदा कवानीन मौजूद है, फौजदारी कानून मौजूद है, मुझे उस पर सजा भी होनी है, जजा का मामला भी आना है, टैक्स में मैं जितना मर्जी बच जाऊं वो अपनी जगह पर मौजूद है। इजाजत दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।